मैं प्रदीप कुमार जो टॉपिक आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, इस टॉपिक को आज हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। इस टॉपिक को पढ़ने के कितने फायदे मिलेंगे पहले आप ये जान लीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं, वो एक एक करके बहुत आसानी से आप सोल्व कर पाओगे। दूसरा सबसे बड़ा फायदा, जब आप इंग्लिश को बोलते या लिखते हैं या फिर लिखी हुई किसी भी बात को इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखते वक्त इन वर्ब्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर आप इस टॉपिक को बहुत बारीकी से कवर कर लेते हो तो मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आपका लिखना भी अच्छा होगा, बोलना पढ़ना और आपके एग्जाम्स के क्वेश्चंस तो लाजवाब हो जाएंगे। सबसे पहले ध्यान से देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इसमें एक शब्द आपको फील हो रहा होगा, वर्ब्स। जिसे हिंदी में हम काम और क्रिया कहते हैं, उसे इंग्लिश में वर्ब्स कहते हैं। पर किसी भी वर्ब के पहले आप नॉन फाइनाइट वर्ड कब कब मतलब इसको जोड़ना चाहिए हमें, इसको समझना है तो एक काम करिए। मेरी इस बहुत प्यारी प्यारी स्लाइड से इनको एक बार फील करना शुरू करिए मेरे साथ। इनके स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हैं गाइस। देखिए क्या है क्वेश्चन आता है कि एक नॉन फाइनाइट वर्ब किसको हम बुलाएंगे। इसमें दो तीन बातें ध्यान रखना। आपकी इंग्लिश में जो वर्ब्स होती हैं वो बदलती हैं टाइम के अकॉर्डिंग, और बदलती हैं उन लोगों के अकॉर्डिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पर अगर आपकी वर्ब कभी भी टाइम के अकॉर्डिंग यानी कि टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही है, पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही, सिंगुलर प्लूरल होने की वजह से चेंज नहीं हो रही है, तो ऐसी सभी वर्ब्स को आप इंग्लिश में नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू टेंस, पर्सन और नंबर क्या नहीं हो रही है, डज नॉट चेंज। वो जो चेंज नहीं होती, ऐसी सभी वर्ब्स को इंग्लिश में नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। आप एग्जाम्पल जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये तो मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूं। एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जरा एक बार नीचे देखिए, यहां पर एक सेंटेंस के साथ अगली स्लाइड पे चलते, बड़े ध्यान से देखो। आई लाइक यानी कि मुझे पसंद है, शी इंजॉयज यानी कि शी को बहुत मजा आता है। अब ध्यान से देखिए, दोनों बातों को देखना। एग्जाम्पल्स हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कितना बारीकी से आपने सेंटेंसेस में देखा है, आप एग्जाम्पल पढ़ के ही समझ जाएंगे। ध्यान से देखिए, आई लाइक मतलब मुझे पसंद है, शी इंजॉयज इसका मतलब उसको मजा आता है। आपने गौर दिया, जैसे ही आई की बात थी तो यहाँ पे एस नहीं दिखा वर्ब के अंदर, पर जैसी बात शी पे गई तो वर्ब के साथ एस और एस आ गया। तो उसका मतलब ये वर्ब क्या हो गई, नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो गई, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गई, पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो गई। दूसरा, ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट के हैं, आप इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि लाइक पसंद है और एंजॉयज का मतलब मजा आता है, यानी कि ये भी प्रेजेंट है। पर आप ध्यान से देखिए, यहां लाइक के बाद जो वर्ब देख रहे हैं आप, टू रीड, और यहां पे एंजॉयज के बाद जो वर्ब देख रहे हैं आईएनजी वाली, डेंसिंग, और इसी तरीके से नीचे चेयर के बगल में लगा वर्ड ब्रोकन, जो बता रहा है चेयर कैसी है, टूटी हुई है। तो ये जो आईएनजी वाली वर्ब, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये जो थर्ड फॉर्म आपने किसी के बगल में लगाई पहचान करवाने के लिए, इन्हीं वर्ब्स को इंग्लिश में नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। इसका मतलब क्या है, इस सेंटेंस का टाइम हमें लाइक से पता चला है, रीड से पता नहीं चला। इस सेंटेंस में शी के हिसाब से एंजॉयज हो गया, पर डेंसिंग सी के हिसाब से नहीं लगा, डेंसिंग लगा है एंजॉय के हिसाब से लगा है। अब इसको गहराई से फील करना है। यहां पे ब्रोकन वर्ड समय को नहीं दिखा रहा है, पर्सन को नहीं दिखा रहा है, बल्कि चेयर की पहचान करवा रहा है। पहचान करवाने वाला ही शब्द है। ये सारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं और समझते हैं कि किसी भी वर्ब को हम नॉन फाइनाइट वर्ब कब मानेंगे। तीन कंडीशन में, तीन ऐसी कंडीशन है जहां पर एक वर्ब को अगर ऐसे लिखा गया तो फिर वो नॉन फाइनाइट वर्ब मानी जाएगी। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए लिखा भी है, थ्री टाइप्स हैं। फील करना, मजा आएगा सर। देखो क्या, अगर आप किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को टू के साथ लिखते हैं तो उसे इंग्लिश में इन्फिनिटिव बुलाते हैं। इनका नाम बता रहा हूं, है तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब, पर नॉन फाइनाइट में जितनी भी वर्ब्स होते हैं उनके अलग अलग नाम है। तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यहां पर देख रहे हैं, इस वर्ब को आप इंग्लिश में इन्फिनिटिव कहते हैं। एक और नीचे की तरफ आते हैं। अगर किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप और मैं आईएनजी लगाएंगे तो उसे इंग्लिश में हम जिरंड बुलाते हैं गाइस। ये जिरंड होता है। ये भी टाइम को और सब्जेक्ट मतलब व्यक्ति या चीज को नहीं दिखाता जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। नीचे की तरफ आते हैं। किसी भी वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी लगना और वर्ब की थर्ड फॉर्म को पार्टिसिपल कहते हैं। आप कहोगे सर यहां पे भी वही बात था। आगे चल के आपको पढ़ने पे पता चलेगा कि आईएनजी की वर्ब जब नाउन का काम करेगी गाइस, तो वहां पर इसको जिरंड बुलाते हैं। पर जब यही आईएनजी की वर्ब या तो काम को चलता हुआ दिखाती है यानी कि कॉन्टिन्यूस फॉर्म दिखाती है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म दिखाती है, या फिर किसी की पहचान करवाती है। पहचान कैसे करते हैं, जैसे हमने बोला अ बर्निंग ट्रेन, एक वर्ड बोला हमने अ बर्निंग ट्रेन। तो मैं आपसे पूछूं, बताओ ट्रेन कैसी है,
आप कहोगे जलती हुई ट्रेन। तो जब किसी नाउन की पहचान करवा रहे हो या किसी व्यक्ति चीज की पहचान करवा रहे हो या काम को चलता हुआ दिखा रहे हो, तो वहां पर जो आईएनजी वाली वर्ब आती है गाइस, उसको हम इंग्लिश में पार्टिसिपल बुलाते हैं। और पूरा नाम बोलूं तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनते रहना और बात बन जाएगी सर। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है उसे भी पार्टिसिपल कहते हैं, पर अगर उसका नाम पूरा जानना है तो उसे इंग्लिश में बुलाते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, ये होती है थर्ड फॉर्म की कहानी। अब इसका मतलब यहां तक आगे की क्लास में बढ़ने से पहले, अगर आप यहां तक इस क्लास को देख रहे हैं तो समझिए फिर आप अब इस टॉपिक की और गहराई में जाने वाले हैं। पर यहां तक की क्लास एक बार मैं रिमाइंड करवा देता हूं, रिकैप दे देता हूं कि क्या है। कोई भी एक ऐसी वर्ब जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही, उस व्यक्ति के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही जिसके बारे में बात करें, ऐसी वर्ब्स को आप इंग्लिश में नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कि जितनी भी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं ये तीन ही तरीके से लिखी जाती हैं। पहला तरीका टू के साथ आने वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दूसरा तरीका आईएनजी वाली वर्ब, और तीसरा तरीका वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तीन तरीके से वर्ब लिखोगे तो नॉन फाइनाइट वर्ब बन जाएगी। अब इसको एक एक करके समझते हैं। चलिए जरा एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। पहले इन्फिनेटिव क्या होता है, अभी पढ़ा था। जो वर्ब की पहली फॉर्म होती है उसको इंग्लिश में दूसरे शब्दों में बेस वर्ब भी कहा जाता है, उसे हम बेस वर्ब भी कहते हैं। तो वर्ब की जो पहली फॉर्म है टू के साथ वो इन्फिनेटिव है, पर वो इंग्लिश में काम क्या करती है वो समझना है। पर उससे पहले एक बार सेंटेंस फिर से देख लीजिए। मैं चाहता हूं, अब देखिए मैं चाहता हूं, अब मैं आपसे पूछूं क्या, ध्यान से सुनिए, मैं चाहता हूं क्या। तो याद रखना सर, जब वर्ब के बाद, किसी भी वर्ब के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब किसी वर्ब के बाद दूसरी वर्ब को रखते हैं टू के साथ, तो वो सबसे पहले जवाब देती है व्हाट का, यानी कि ऑब्जेक्ट को ढूंढने का, ऑब्जेक्ट को बताने का। जैसे मैंने देखिए क्या बोला, मैं चाहता हूं, तो आपसे मैं पूछूं बताओ क्या चाहता हूं, तो आप कहोगे आप पढ़ना चाहते हैं। जैसे अब मैं यहां पे कहता हूं उसने डिसाइड किया, अब मैं पूछूं आपसे बताओ जरा क्या डिसाइड किया, तो आप कहोगे उसने छोड़ने का डिसाइड किया, जल्दी निकलने का डिसाइड किया। तो इसका मतलब ये टू वाली जो वर्ब होती है एक वर्ब के बाद, वो सबसे बड़ा काम जो करती है वो वर्ब के ऑब्जेक्ट को दिखाने का काम करती है, या फिर वो किसी भी काम के पीछे के पर्पस को दिखाने का काम करती है। पर्पस, जैसे देखिए आप इस क्लास को देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, इंग्लिश को अच्छा बनाने के लिए देख रहे हैं। यू आर अटेंडिंग दिस क्लास, यू आर अटेंडिंग दिस क्लास। पर क्वेश्चन पूछूं क्यों, किस लिए, तो आपने कहा टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। इसका मतलब मैं इस क्लास को देख रहा हूं अपनी इंग्लिश को अच्छा बनाने के लिए, ये हो गया पर्पस। तो यानी कि टू के साथ आने वाली वर्ब इंग्लिश में दो काम करती है, या तो किसी काम के पीछे के पर्पस को बताती है, या फिर वहां पे एक नाउन का काम करती है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में आकर। आप इसे और गहराई से समझना है तो कंक्लूड करके समझते हैं। यहां पर जरा ध्यान से देखिए, अगर टू के साथ वर्ब आएगी तो या तो वो नाउन का काम करेगी, और जब वो नाउन का काम करेगी तो वो दो जगह मिलेगी, या तो सब्जेक्ट की जगह मिलेगी या फिर वो ऑब्जेक्ट की जगह मिलेगी। आपने अभी अभी समझा था, यहां पर देखिए क्या क्या समझा था। यहां पर मैं चाहता हूं पर क्या, तो मेरा ऑब्जेक्ट पता चल रहा है पढ़ना। यहां पर देखिए हमने डिसाइड किया पर क्या, आपने कहा जल्दी निकलना, तो ये पर्पस मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरीके से नाउन के काम में देखिए, ये इज मेरी वर्ब है और यहाँ पे लिखा टू एरर। कभी सुना है आप लोगों ने इंसान गलतियों का पुतला है, तो गलतियों का पुतला है तो हमने कैसे लिखा टू एरर इज ह्यूमन। तो यहाँ पे इस वाली वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, टू एरर। तो उसका मतलब क्या हुआ, ये टू के साथ आने वाली जो वर्ब है ये क्या करती है गाइस, ये आपको कहीं ना कहीं इंग्लिश में या तो नाउन का काम करती है। तो मैं यहाँ पे रिपीट करके लिखता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना क्या पढ़ने, एक बार मैं फिर से रिकैप दे देता हूँ। ये जो टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं वो इंग्लिश में कितने काम करती है, इसको बारीकी से समझने के लिए यहाँ पर ये तीन पॉइंट पढ़ लीजिए। पहला वर्ड देखिए एज अ नाउन, जैसे मैंने लिखा टू एरर इज ह्यूमन, इसका मीनिंग है कि इंसान गलतियों का पुतला है। अब सोचिए जरा यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो इज एक वर्ब थी, मुझे इस वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए था, और मैंने सब्जेक्ट की जगह एरर जो लिखा है ये वर्ब है। और जब हम सब्जेक्ट की जगह वर्ब को लिखते हैं तो दो तरीके से लिख सकते हैं, उनमें से एक तरीका टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है।
जैसे अभी लिखा है टू एरर इज ह्यूमन। एक और सेंटेंस के साथ मैं करता हूं, जब बात मैं ऑब्जेक्ट की करता हूं तो ध्यान से देखिए, मैंने कहा मुझे जरूरत है तो मैंने बोला आई नीड। अब आपको पूछना चाहिए कि जरूरत है ये तो पता चल रहा है, पर क्या जरूरत है इस व्यक्ति ने अभी तक ये तो बताया नहीं। कहाँ पता चल रहा है कि क्या जरूरत है? तो कह रहा है मुझे जरूरत है किसकी? पढ़ने की। तो इंग्लिश में कह रहा है आई नीड टू स्टडी। तो आप जरा फील करके देखिए, जो वर्ब है इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। तो अगर टू की वर्ब एक नाउन का काम करेगी गाइस, तो वो दो जगह मिलेगी, या तो वर्ब के ऑब्जेक्ट में मिलेगी या फिर वो वर्ब के सब्जेक्ट में मिलेगी। ये है टू का पहला वाला फंक्शन। अभी दो फंक्शन आपको और बारीकी से देखने हैं, वो नीचे की तरफ चलते हैं। अगला देखिए सर, एज एन एडजेक्टिव। एज एन एडजेक्टिव भी आपने देखा ना, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी व्यक्ति चीज के साथ लग के बताते हैं कि कौन कैसा है। जैसे मैंने कहा ईमानदार व्यक्ति, पूछूं कैसा व्यक्ति तो आप कहेंगे ईमानदार। पढ़े लिखे लोग तो कैसे लोग? पढ़े लिखे लोग। तो यानी कि यहाँ पर जो वर्ड है ये ईमानदार, पढ़े लिखे, ये सब क्या है? उस व्यक्ति की पहचान है। तो इस सेंटेंस में जरा ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा? आई हैव अ बुक। मेरे पास एक किताब है। अब किताब मेरी एक चीज का नाम हो गया, यानी कि नाउन हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस बुक के बगल में टू करके एक वर्ड लिख रहा हूं, टू रीड। तो अब सब लोगों को पता चलेगा इस किताब का क्या होना है, पढ़ा जाना है। जैसे मैंने कहा मेरे पास पैसा है, मैं ऊपर एक सेंटेंस लिख देता हूं, तो मैंने बोला आई हैव मनी। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि बताओ इस मनी का क्या करेंगे? ये नाउन है मेरा। मैं पूछूं बताओ इस मनी का क्या करेंगे, तो आपने बोला आई हैव मनी टू बाय अ कार। टू बाय अ कार। तो पैसे से क्या हो रहा है? गाड़ी खरीदी जा रही है। तो जब किसी नाम को लेके उसके बगल में जो टू की वर्ब लगाते हैं, वो क्या करती है? उस नाउन की पहचान करवाती है, बताती है कि वो चीज किसके लिए है, उस चीज का क्या काम है। तो ऐसी टू की वर्ब्स को हम इंग्लिश में कहते हैं कि इन्फिनेटिव काम कर रहा है। किसका? एडजेक्टिव का। इन्फिनेटिव क्यों बोला मैंने? मैंने अभी बोला टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कहते हैं। एक और ध्यान रखना, तीन ही काम इसके सबसे मेन है। दो पढ़ चुके, तीसरा और पढ़ लीजिए, बारीकी से क्लियर हो जाएगा। एज एन एडवर्ब। ये एज एन एडवर्ब क्या होता है? जब हम किसी भी वर्ब को लेते हैं, किसी काम को लेते हैं, उस वर्ब के बाद एक और वर्ब लगाते हैं, और जो दूसरी वर्ब होती है ना, वो उसका जवाब देती है वाई का, उसके पर्पस को बताती है। वो के पर्पस को बताती है कैसे? जैसे एक एग्जांपल देखो, हम खाते हैं, वी ईट, या मैं ऐसे लिखता हूं सम। सम मतलब कुछ लोग, सम ईट, कुछ लोग खाते हैं किस लिए? जिंदा रहने के लिए, टू लिव। दूसरा देखिए, कुछ लोग जीते हैं, सम लिव, किस लिए? खाने के लिए, टू ईट। अब जरा देखो यहाँ पे, ये टू की जो वर्ब है यहाँ पर, वो कर क्या रही है? पर्पस को बता रही है, उद्देश्य बता रही है कि क्यों ऐसा होता है। जैसे यहाँ पे देखो, जीते हैं किस लिए? खाने के लिए जीते हैं। और कुछ लोग खाते हैं जीने के लिए, मतलब इतना ही खाएंगे कि जीवित रह जाएं। और कुछ क्या करते हैं कि आने दो, जो मिले वही आने दो। तो उसका मतलब कुछ लोग जीते हैं खाना खाने के लिए, तो खाते ही रहते, खाते रहते। तो जब किसी भी वर्ब के बाद दूसरी वर्ब को हम लगाते हैं, और वो वर्ब उसके रीजन या पर्पस को दिखाती है, तो ऐसी टू की वर्ब्स को आप इंग्लिश में क्या बुलाएंगे गाइस? एडवर्ब कहेंगे। तो लास्ट में कंक्लूड करके कहता हूं, ये नॉन फाइनाइट का वर्ब का जो टॉपिक है ना, ये सच में इस यूट्यूब की क्लास में बहुत गहराई से आप लोगों को समझाया जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि इसको जितने भी लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब के चैनल पे हम क्या करते हैं, बहुत डिटेल्ड में जाके हर टॉपिक के ऊपर क्लासेस बना रहे हैं। ये टॉपिक अब नीचे जो लिंक दिया गया, यूट्यूब वाले बच्चों आप देख रहे हो, आपको तो जरूरत ही नहीं है, जो दूसरे प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि प्लीज आप हमारे यूट्यूब के चैनल पे जाइए। और जो आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आप प्लेलिस्ट को उठाइए, यहाँ पे बहुत शानदार कोर्स दिया गया है यूट्यूब के ऊपर, फ्री ऑफ कॉस्ट। 40 to 50 क्लासेस हैं। अब क्या शानदार बेस बनाया गया है इसके अंदर। तो अभी इस प्लेलिस्ट में जाके स्पोकन के फ्री कोर्स को करो, वो कैब का फ्री कोर्स है, कि क्लासेस लगाओ, आपके मजा आ जाएगा आपको इंग्लिश पढ़ने में। आगे बढ़ते हैं सर, यहाँ से टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या करती है, काम पता चल गया है। आगे की तरफ चलते हैं सर, बात जिरंड की करते हैं। अभी मैंने कहा था, फिर कहता हूं, ये जो आईएनजी वाली वर्ब होती है, इसके दो नाम हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर इसका नाम होता है जिरंड। और बच्चों याद रखना, अगर आईएनजी वाली वर्ब जिरंड का काम करेगी, तो फिर उसका मतलब एक ही है कि उस आईएनजी की वर्ब से आप नाउन का काम ले रहे हैं। जब आईएनजी वाली वर्ब एक नाउन का काम करती है, तो उसको हम जिरंड बुलाते हैं। और गाइस इसे बोर्ड से फील करिए, लिखा भी यहाँ पे
वर्क्स लाइक अ नाउन, यानी कि काम करता है किसका, एक नाउन का काम करता है। इसको समझने के लिए आपको दो बातें करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात देखिए, ये इज मेरे पास वर्ब है, ध्यान से देखिए, इज एक वर्ब है। फन का मतलब मजा है, आनंद है। और यहाँ पे जस्ट पहले देखिए क्या लिखा है, स्विमिंग इज फन, यानी कि क्या है, तैरना एक मजा है। स्विमिंग इज फन। तो मैं पूछूं ये इस वाली वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, तो आप कहेंगे स्विमिंग। नीचे की तरफ आते हैं, मैंने कहा आई इंजॉय, मुझे मजा आता है, पर किस में, रीडिंग में। ये आईएनजी वाली वर्ब कहाँ चली गई, ये इंजॉय वाली वर्ब के पीछे चली गई, ऑब्जेक्ट में चली गई। तो जो किसी भी वर्ब के ऑब्जेक्ट में आईएनजी की वर्ब लगी होती है ना गाइस, वो सारी की सारी क्या होती है, जिरेंड होती है गाइस। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आईएनजी की वर्ब जब नाउन की तरह मिलेगी तो कहाँ मिलेगी, या तो सब्जेक्ट में मिलेगी या फिर वर्ब के ऑब्जेक्ट में मिलेगी, और वहां पे क्या कहलाएगी, जिरेंड कहलाएगी बच्चों, यानी कि नाउन। पर रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको ये बात पता चल गई है, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहिए। एक और बहुत प्यारी सी बात बताना चाहता हूँ। ये इंग्लिश में जो प्रेपोजिशंस होती है ना, एट, इन, ऑन, विद, बाय, फॉर, फ्रॉम, ये सब प्रेपोजिशंस। इन प्रेपोजिशंस के बाद जब वर्ब आती है ना, प्रेपोजिशंस के बाद जब वर्ब आती है, तो इंग्लिश में कहा जाता है कि उस वर्ब को हमें आईएनजी से लिखना चाहिए। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि प्रेपोजिशंस के बाद जो चीज लिखी जाती है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होती है। सुना आपने मैंने क्या बोला, प्रेपोजिशन के बाद जो लिखा जाता है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो प्रेपोजिशन के बाद आने वाली आईएनजी की वर्ब क्या है, हाँ, वो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। और जब प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट में वर्ब लिखनी है तो जिरेंड ही लिखना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट नाउन से बनता है, प्रोनाउन से बनता है। तो इसका मतलब आईएनजी की वर्ब जिरेंड कब कब कहलाएगी, जब वो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट में हो, जब वो वर्ब के ऑब्जेक्ट में हो, या फिर वो वर्ब के सब्जेक्ट में दे रखा हो, तब तब इसको जिरेंड कहेंगे। मैं कोशिश करता हूँ पढ़ाते वक्त एक बात को बार बार बोलूं, इसके पीछे एक ही उद्देश्य है मेरा, क्योंकि मैं जितनी बार बोलूंगा उतनी बार आप उसके बारे में सोचेंगे और उतना ही गहराई से सीखेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, ये टॉपिक हम जो है, ये मैंने जिरेंड अभी जो बताया है, इसकी बहुत बारीकी से क्लास जो ही चल रही है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए गाइस, बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। अब मैं आपको एक बहुत प्यारी बात बताता हूँ। अब मैं ये बताता हूँ, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं गाइस, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, अगर उन वर्ब के ऑब्जेक्ट में किसी दूसरी वर्ब को अगर हम लेके आएंगे ना, तो फिर वो वर्ब हमेशा आईएनजी से लिखे जाएंगे। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, उनके ऑब्जेक्ट में अगर हम किसी दूसरी वर्ब को लेके आएंगे ना, तो वो वर्ब आईएनजी से ही लिखी जाएंगी। अब आप कहोगे सर ऐसी कौन कौन सी वर्ब्स हैं, तो मैं इसका जवाब देता हूं, पर उससे पहले एक सेंटेंस लिखता हूं। पर ध्यान से देखिए, एंजॉय रीडिंग आ गया, ऐसे मैंने बोला आई माइंड, मुझे बुरा लगता है। कभी सुना ऐसे बोलते हैं, मुझे बुरा लगता है यार, आई माइंड। और मैंने ये तो नहीं बताया मुझे क्या बुरा लगता है, तो मुझे बुरा लगता है लेट आना, आई माइंड कमिंग लेट। आई माइंड कमिंग लेट, कितनी प्यारी बात मैंने लिखी ना यहाँ पर। अब देखो, माइंड वाली वर्ब के बाद मैंने ऑब्जेक्ट में किसी दूसरी वर्ब को रखा है, पर मैंने इसे आईएनजी से क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके ऑब्जेक्ट में अगर कोई दूसरी वर्ब आएगी तो वो आईएनजी ही लेती हैं। अब वो लिस्ट अगर आपको जाननी है तो लीजिए, ये लिस्ट है आपके पास। पहले वर्ब है एंजॉय, मतलब मजा आना, अवॉइड बचना, एडमिट का मतलब स्वीकार करना, डिनाई का मतलब मना कर देना, सजेस्ट का मतलब सलाह देना, फिनिश का मतलब खत्म करना, माइंड का मतलब बुरा मानना या रिक्वेस्ट करना, कीप का मतलब करते भी रहना होता है। जैसे मैंने कहा, बैठे रहो, कीप सिटिंग, खड़े रहो, कीप स्टैंडिंग, है ना, बोलते हैं। पढ़ते रहो, कीप स्टडिंग, लिखते रहो, कीप राइटिंग, सोचते रहो, कीप थिंकिंग। आगे की तरफ आते हैं, प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास करना होता है, कंसिडर का मतलब सोचना है, मानना होता है, रिस्क का मतलब जोखिम उठाना होता है, डिले का मतलब डिले करना होता है, पोस्टपोन का मतलब स्थगित करना होता है। कितनी बार होता है ना, किसी काम को हम पोस्टपोन कर देते हैं। मैंने कहा मैंने विदेश जाना अभी पोस्टपोन कर दिया है, बाद में जाऊंगा, तो आई हैव पोस्टपोन गोइंग अब्रॉड, आई हैव पोस्टपोन्ड गोइंग अब्रॉड। ऐसे करके लिख सकते हैं। क्विट का मतलब छोड़ने से है, इमेजिन का मतलब कल्पना करने से, मिस का मतलब किसी चीज को फील कर रहे हैं आप, या कमी महसूस हो रही है उसकी, रेकमेंड का मतलब किसी चीज की सलाह देना, अप्रिशिएट का मतलब तारीफ करना, एक्सक्यूज का मतलब माफ करना, रेजिस्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को, अच्छा ये कमेंट में बताइए आप रेजिस्ट क्या होता है। ये कितने प्यारे वर्ड है ना। ये जितनी भी वर्ब्स हैं, इनके ऑब्जेक्ट में अगर कोई वर्ब आएगी ना, तो आपको जिरेंड लगाना है। और आज से कोई जिरेंड बोलेगा तो पता है ना क्या करना है, बताओ ना क्या करना है, आईएनजी वाली वर्ब लगानी है, जिरेंड बन जाएगा। अब थोड़ा सा आगे की तरफ आते हैं, नेक्स्ट देखिए, पार्टिसिपल्स की बात करते हैं। अब पार्टिसिपल्स में मैंने क्या कहा था, दो पार्टिसिपल होते हैं,
एक पर पार्टिसिपल्स पहला काम क्या करते हैं, सबसे मेन काम क्या होता है इनका, एडजेक्टिव्स का। देखिए ना, एक बार देखो, अ बिग हाउस, अ बिग हाउस। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ मकान कैसा है, तो आप कहोगे बड़ा है, बड़ा मकान। तो मकान के पहले बड़ा वर्ड क्या कर रहा है, कैसा मकान है ये बता रहा है, मकान की पहचान करवा रहा है। तो ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति चीज के साथ लगकर बताएं आपको कि वो क्या है, कैसा है, तो सब एडजेक्टिव्स होते हैं। तो आप सोचना चाहिए कि जो पार्टिसिपल्स होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब में, वो क्या होते हैं, वो दो होते हैं गाइस। एक तो आईएनजी वाली वर्ब, आईएनजी वाली वर्ब, जो आईएनजी वाली वर्ब है उसको हम एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं। आप कहोगे सर कैसे, ये पढ़ लो एकदम से क्लियर हो जाएगा। अच्छा देखो, बच्चा क्या हो गया, बेबी। अब मैं पूछूं बेबी कैसा है, तो आप कह रहे हो रो रहा है, अ क्राइंग बेबी। तो क्राइंग वर्ड क्या कर रहा है, बच्चा कैसा है, रोता हुआ बच्चा बता रहा है। अच्छा देखो यहां पे देखो, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ कहानी कैसी है, आप कहोगे मजेदार कहानी है। तो यानी कि इंटरेस्टिंग वर्ड क्या कर रहा है, कहानी वर्ड से पहले इंटरेस्टिंग वर्ड क्या कर रहा है, बता रहा है कहानी कैसी है, मजेदार। एक और देखो ना, इसी में बोलता हूं, एन अम्यूजिंग स्टोरी। अम्यूज का मतलब हंसाना होता है बेटा, एन अम्यूजिंग स्टोरी का मतलब कहानी कैसी है, हंसाने वाली, इससे बहुत हंसी पैदा होती है, अम्यूजिंग स्टोरी। तो आईएनजी की वर्ब क्या कर रही है, स्टोरी की पहचान करवा रही है। तो ये जो पहचान करवाने वाली आईएनजी की वर्ब्स होती है वो सब क्या है, आपकी पार्टिसिपल्स हैं। कैसे, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हैं बेटा। थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, यहां पर देखिए क्या कहता है, कह रहा है पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। आपको कहोगे एग्जांपल दो, जैसे मेरे पास ग्लास है और मैं पूछूं कैसा ग्लास, तो आप कहोगे टूटा हुआ ग्लास। तो ग्लास के पहले जो वर्ड है टूटा हुआ, वो क्या कर रहा है, ग्लास की पहचान करवा रहा है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ब्रोकन चेयर, तो चेयर कैसी थी, टूटी हुई थी। तो ये जो थर्ड फॉर्म लग के बताती कौन कैसा है, वो क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। आप नीचे की तरफ चलें तो देखिए यहाँ पे क्या आता है, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखो पार्टिसिपल लगा है तो आपको पता है या तो आईएनजी की वर्ब है या फिर थर्ड फॉर्म है। पर अगर परफेक्ट पार्टिसिपल होगा ना गाइस, तो वहां पे थर्ड फॉर्म तो होगी, वहां थर्ड फॉर्म तो होगी, पर बगल में हैविंग मिलेगा। और ये जो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म होती है ना, इसका एक ही मतलब होता है बच्चों। क्या मतलब होता है, कि एक काम के होने के बाद दूसरा काम हुआ है, मतलब पहले एक काम किया गया उसके बाद किसी दूसरे काम को किया गया, इसको ही बताने के लिए मेन क्या लिखा गया, परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे देखिए यहां पर, वो गया, वो निकला, ही लेफ्ट। और वो कब निकला, काम करने के बाद, है ना, आफ्टर कह के कहते हैं इसको, करने के बाद, काम करने के बाद वो निकला है। तो उसका मतलब निकलने से पहले उसने ये किया है। तो उसका मतलब क्या क्लियर हुआ, कि यहां पर हमें एक चीज समझा, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से हम क्या दिखा सकते हैं, कि पहले एक काम हुआ उसके बाद कोई दूसरा काम हुआ। एवरीबॉडी यस और नो, यही कॉन्सेप्ट यहां पर है। कि नॉन फाइनाइट वर्ब का टॉपिक बहुत शानदार है। मैं फिर रिपीट करके कहता हूं, किसी भी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप इस टॉपिक को देख रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं भी देख रहे हैं, इसका डिटेल्ड वीडियो हमारे यूट्यूब पे चल रहा है। नीचे थंबनेल है, सॉरी नीचे आपके जो लिंक दे रखा है उस लिंक पे जाइए और वहां से इस वीडियो को क्लिक करके आप यूट्यूब पे पहुंच सकते हैं। यूट्यूब का जो चैनल है हमारा, बहुत डिटेल्ड में हम डिस्कशन करते हैं टॉपिक्स को वहां पर। एक इवन आपके लिए बेसिक कोर्स मैं फिर रिमाइंड करवा रहा हूँ, स्पोकन का बहुत प्यारा बेसिक कोर्स इस पर डला हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो कैब का कोर्स डला हुआ है, इसको करिए आप प्लेलिस्ट से, मजा आ जाएगा आपको इंग्लिश में। थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, देखिए अब क्या कहता है। लास्ट में तीन टाइप को एक बार फिर से देखते हैं, टाइप्स देखते हैं, इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल। टू के साथ लगने वाली फर्स्ट फॉर्म क्या होगी इंग्लिश में, इन्फिनेटिव होगी। किसका काम करेगी, नाउन का काम करेगी, एडजेक्टिव का काम करेगी और एडवर्ब का काम करेगी। आगे देखें, जिरेंट जो है आईएनजी वाली वर्ब, ये क्या करती है बेटा, ये आईएनजी की वर्ब होती है, पर किसका काम करती है, नाउन का काम करती है। पर अगर आपकी वर्ब आईएनजी और थर्ड फॉर्म पहचान करवाने का काम करेगी, एडजेक्टिव का काम करेगी, तो फिर इसको हम इंग्लिश में क्या बुलाएंगे, पार्टिसिपल बुलाएंगे। एवरीबडी यस नो। आगे की तरफ देखिए जरा, नेक्स्ट में देख लेते हैं। इफ वर्ब एक्ट्स लाइक अ नाउन, दैट्स कॉल्ड gerund. इफ shows purpose, infinitive. इफ डिस्क्राइब्स अ नाउन, पार्टिसिपल। नाउन की पहचान करवा दे। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब जरा एक छोटा सा प्रैक्टिस करते हैं।
अब बताइए एंजॉय वाली वर्ब में क्या पढ़ा था हमने? इसके बाद जब भी कोई वर्ब लेके आएंगे तो कैसे लिखी जाएगी? आईएनजी से लिखी जाएगी। तो यहाँ पे बनेगा आई एंजॉय रीडिंग। सर बताओ मैं मार्केट क्यों गया था, किस लिए गया था? आप कहोगे फ्रूट्स खरीदने के लिए गया था। तो जब हमने बताया था एक काम हम क्यों करते हैं, पर्पस दिखाते हैं, तो वहां पे टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आई वेंट टू मार्केट टू बाय फ्रूट्स, नीचे आते हैं। डैश विंडो नीड्स रिपेयर, तो खिड़की कैसी है, टूटी हुई है। तो यहाँ पे तोड़ने वाली वर्ब से खिड़की की पहचान हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे ब्रोकन विंडो। नीचे आइए, ही इज फॉन्ड ऑफ, ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है। और हमने पढ़ा था प्रेपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आएगी तो जिरेंट फॉर्म में लिखनी है, और अगर जिरेंट फॉर्म में लिखेंगे तो उसमें आईएनजी होना ही चाहिए। तो यहाँ पे बन जाएगा प्लेइंग क्रिकेट। आगे की तरफ देखेंगे तो नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं। एरर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे? आई एम यूज टू ईट अर्ली। अब याद रखना है यूज टू में ये जो टू है यहाँ पर, ये क्या है, एक प्रेपोजिशन है। और बताइए जरा प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आएगी तो क्या लगेगा? हाँ आईएनजी लगेगा। तो यानी कि जब आदि वाला यूज टू आएगा तो यहाँ पे आईएनजी वाली वर्ब लग जाएगी। नीचे आइए, अवॉइड एक ऐसी वर्ब है जो अपनी बात कैसी वर्ब लेती है, आईएनजी वाली वर्ब लेती है। तो यहाँ पे टू ना लगा के यहाँ पे टॉकिंग आएगा। अब जरा चेक करके देखिए यहाँ पे फोर क्या है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद जब वर्ब आएगी तो क्या लगता है, आईएनजी लगता है। आगे की तरफ आए, ये बेबी कैसा है, रोता हुआ। तो जब बेबी की पहचान रोते हुए की दिखाएंगे तो क्राइंग आ जाएगा। यानी कि आईएनजी की वर्ब जब काम चलता दिखाएगी, पहचान कराएगी, तो आईएनजी लगाना है। एवरीबॉडी यस नो। और यहाँ पे क्या बुलाएंगे, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। तो अब मैं आप लोगों से लास्ट में ये पूछता हूँ गाइज, कि मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये टॉपिक आपको कितने विस्तार से समझ में आया, कितना मजा आया आपको इसको पढ़ने में। अगर आप इसका एक और डिटेल्ड लेक्चर चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऊपर बेस्ड, अभी आपने जो पढ़ा होगा इससे बढ़िया बेस बन गया होगा आप लोगों का, और डिटेल में अगर आप चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, फिर मैं इसके लिए एक नया लेसन प्लान करूंगा जो डिटेल्ड वन होगा, जिसमें एग्जाम्स के ढेरों क्वेश्चंस होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को बहुत सपोर्ट करेंगे, वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करेंगे, और दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी इनके बारे में लोगों को जरूर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।